आज का लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। कौन से एमसीक्यूज? जो ऑलरेडी नीट में पूछे जा चुके हैं। जो अभी तक हमारे 3 लेक्चर हुए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नीट में पूछे जा चुके हैं और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन बेटा नीट 2017 में पूछा गया है और क्वेश्चन क्या है? Who discovered the cell for the first time? Without looking at the options, just answer this question. पहली बार सेल को किसने डिस्कवर किया? Who was the person? एवी लेवेनहॉक थे? नहीं। रॉबर्ट ब्राउन थे? नहीं। रॉबर्ट हुक थे? Yes, it was Robert Hooke. शीडन भी नहीं थे। It was Robert Hooke who discovered the cell for the first time. किसमें देखा था बेटा? कॉर्क में देखा था। आप रिकॉल करो बेटा हमारा सेकंड लेक्चर जिसमें हमने सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था। तब मैंने बताया रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को किसमें डिस्कवर किया? कॉर्क में। कॉर्क कहां से लिया था? ओक ट्री से लिया था और यहां से सेल की डिस्कवरी हुई थी। उसने असल में जो देखा था इट वाज अ डेड सेल। कौन सा पार्ट था सेल का जो देखा था? इट वाज द सेल वॉल। आगे बढ़े तो इसका आंसर सी रहेगा, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 2 जो 2018 में पूछा गया है और क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व्ड सेल्स इन। किसमें देखा था बेटा? ऑनियन पील में देखा था? नहीं। लीफ टिश्यू में देखा था? नहीं। ब्लड स्मेयर में देखा था? नहीं। तो आंसर क्या होगा? सी, कॉर्क। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क में सेल को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो 2020 में पूछा गया है Who first observed living cells? लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था बेटा? डेड सेल को सबसे पहले किसने देखा? इट वॉज रॉबर्ट हुक इन 1665। लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा? इट वॉज एंटनी या एंटन वैन लीवेन हॉक। किस साल में? 1674 में। क्लियर? तो आंसर वुड बी एंटनी वन लीवेनहॉक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल थियरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल थियरी किसने दी थी बेटा? सेल थियरी किसने दी थी? शीडन और शॉन ने। किस साल में? 1838 1839 में। यहाँ पे प्रपोज लिखा हुआ है। प्रपोज मींस जिसने सबसे पहले सेल थ्योरी दी वो किसने दी? वो शीडन एंड शॉन ने दी। लेटर उसको मॉडिफाई किसने किया? यहाँ पे मॉडिफाई नहीं बोल रहे हैं या मॉडिफाइड सेल थ्योरी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ वर्चर। लेकिन सेल थ्योरी को प्रपोज शीडन और शॉन ने किया था। तो कहाँ है ये ऑप्शन? इट्स ऑप्शन सी, शीडन एंड शॉन। Who added the concept that new cells arise from pre-existing cells? ये स्टेटमेंट किसने दिया था बेटा? शीडन शॉन ने जब सेल थ्योरी को प्रपोज किया तब एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि नई सेल्स कहां से आती है और उसका जवाब किसने दिया था? उसका जवाब रुडोल्फ वर्चर ने दिया था 1855 में। उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मीनिंग ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? किसने ऐड किया था सेल थ्योरी में? इट वाज रुडोल्फ वर्चर। सो आंसर वुड बी ऑप्शन सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नीट 2021 में पूछा गया है which of the following statements is not a part of cell theory? यहाँ पे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है। बेटा जब आप एग्जाम में जाओ तो ये छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं ना, इससे पूरे क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाता है। कभी आप क्वेश्चन देख लेते हो, ये नॉट, इस पे ध्यान नहीं देते, तो यहाँ पे नॉट लिखा है मींस यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जो सेल थ्योरी के
पार्ट है, लेकिन कोई एक स्टेटमेंट है जो सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है और आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है वो स्टेटमेंट जो सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है। ऑप्शन ए इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। क्या ये सेल थ्योरी का पार्ट है? यस। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या ये सेल थ्योरी का पार्ट है? यस, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल थ्योरी। उसके बाद न्यू सेल्स अराइज स्पॉन्टेनियसली। क्या हमने सेल थ्योरी में स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? नहीं, हमने स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कॉन्सेप्ट सेल थ्योरी में नहीं पढ़ा। सेल थ्योरी में रुडोल्फ वर्चोव ने इस आइडिया को डिस्कार्ड किया था क्योंकि उसने सेल्स को डिवाइड होते हुए देखा था। उसने कभी भी नहीं देखा कि स्पॉन्टेनियसली कोई सेल जनरेट हो रही है। जब भी कोई सेल बनती वो किसी पेरेंट सेल के डिवीजन से ही बनती। तभी जाके उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने कहा था omnis celluli cellula all cells arise from प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। तो ये वाला भी सेल थ्योरी का आइडिया है, कॉन्सेप्ट है या पार्ट है। और ऑप्शन सी जो है ये सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है, तो इसमें आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज। सबसे छोटी सेल कौन सी है बेटा? जब हमने सेल पढ़ा था हमने देखा था स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? PPLO, या जिसको आप क्या कहते हो, माइको प्लाज्मा, जिसका साइज रेंज क्या था? 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर्स। उसके बाद लार्जेस्ट सेल पढ़ा था ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल पढ़ा था नर्व सेल। ओके, तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? PPLO और माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, माइकोप्लाज्मा। इट इज द स्मॉलेस्ट सेल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, दैट वाज आस्क्ड इन नीट 2020। यहाँ पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन इज सेल साइज इज लिमिटेड बाय। सेल का साइज कैसे लिमिट होता है? लिमिट होता है मतलब सेल ग्रो हो जाती है लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज तक वो ग्रो होती है। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूअसली अनलिमिटेड वे में बड़ी होती जाए, नहीं। कोई ऐसी चीज है जो उसको ज्यादा बड़ा होने से रोकता है। और वो सेल साइज जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? कौन सी वो चीज है जो सेल साइज को लिमिट करती है? इसका आंसर क्या है बेटा? इसका आंसर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल है नहीं है, उससे सेल के साइज पे कोई असर नहीं पड़ता। न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी से सेल के साइज पे कोई असर नहीं पड़ता। सेल के सर्वाइवल पे असर पड़ेगा। टेम्परेचर से सेल के सर्वाइवल पे असर पड़ेगा लेकिन सेल के साइज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे सेल का साइज डिटरमिन होता है या लिमिट होता है? इट इज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। इसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, पहले ये समझते हैं। अगर ये बॉक्स है, इस सेल के अंदर जो पार्ट है बेटा, इसको जिसमें हम कोई चीज फिल कर सकते हैं, इसको हम वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे? वॉल्यूम। मींस इस बॉक्स के अंदर वाली जगह, उसको हम वॉल्यूम कहेंगे। इस बॉक्स के बाहर वाली साइड से आप कह लो ये बाहर वाला एरिया जो एनवायरनमेंट के साथ टच कर रहा है, इसको हम सरफेस एरिया कह रहे हैं। सरफेस जो एनवायरनमेंट के साथ टच हो रही है, इसको हम सरफेस एरिया कह रहे हैं। तो ये रेड वाला पार्ट जो एनवायरनमेंट के साथ टच कर रहा है, इट इज द सरफेस एरिया। और अंदर वाला पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो ये सरफेस एरिया हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। और सेल का साइज डिटरमिन किससे होता है? ये डिटरमिन होता है सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम। इस रेशियो से सेल का साइज डिटरमिन होता है। कैसे? आप इस बॉक्स की एग्जांपल ले लो। ये बॉक्स अगर छोटा है, ठीक है बेटा, अगर ये बॉक्स छोटा है, इसका वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कैसा है? वॉल्यूम कम है। और इसके सरफेस पे जो ये एरिया है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। ठीक, अब ये सेल बड़ी हो रही है, इस सेल का साइज बढ़ रहा है। सेल का साइज बढ़ रहा है मींस अंदर का वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन सरफेस एरिया कंपैरेटिवली डिक्रीज हो रहा है। क्यों? सरफेस एरिया उतना नहीं बढ़ रहा जितना अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये सरफेस एरिया है,
पहले जब सेल छोटी है या ये बॉक्स जब छोटा है तो बाहर वाला सरफेस एरिया इतना है और अंदर वाला वॉल्यूम एज कंपेयर टू सरफेस एरिया कम होता है। जो ही सेल बढ़ जाती है, जितना जितना ये बढ़ने लगती है वॉल्यूम ज्यादा होने लगता है, क्योंकि बढ़ रहा है, अंदर का स्पेस ज्यादा हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। एज कंपेयर टू दैट वॉल्यूम सरफेस एरिया उतना ज्यादा नहीं होता, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। तो छोटी सेल्स में सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? छोटी सेल्स में सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा, राइट? और बड़ी सेल जब साइज बढ़ रहा है तब क्या होगा? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सरफेस एरिया कम हो रहा है, वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे एक नोट लिखा है मैंने, एज सेल साइज इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, राइट? जितना जितना सेल का साइज इंक्रीज होगा उतना ही वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा फास्टर देन द सरफेस एरिया, causing a decrease in surface area volume ratio। ये बात हो रही है, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वॉल्यूम कम हो रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया उतना नहीं बढ़ रहा लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे आप एक गुब्बारे को फुलाते हो तो उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा चेंज नहीं होता एज कंपेयर टू वॉल्यूम, जितना हम उसमें हवा भर रहे हैं, अंदर जितनी जगह बना रहे हैं, दैट्स द रीजन वो बर्स्ट हो जाता है एक लिमिट के बाद। तो यहाँ पे क्या होता है, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम डिक्रीज होता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। अ लो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लिमिट्स एफिशिएंट एक्सचेंज। अब इससे क्या फर्क पड़ता है मैम, अगर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज हुआ, इससे सेल के साइज पे कैसे असर होगा? बेटा ये एक सेल ले लो, इसको एक सेल समझो, ठीक है? या ये है, इसको सेल समझो, इसको सेल समझो। जब ये सेल छोटी है, ये सरफेस एरिया है, सेल के अंदर जो है जो भी चीजें हो रही है वहां से वेस्ट बन रहे हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी वेस्ट, ये वेस्ट जो है ये बाहर कहाँ से आएंगे? ये इसी सरफेस से बाहर आएंगे, राइट? और अगर न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स अंदर यहां से ही जाएंगे ना, इसी सरफेस से वो अंदर जाएंगे। क्या? न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जाने का रास्ता यही है, वेस्ट के बाहर आने का रास्ता यही है, ऑक्सीजन के अंदर आने का रास्ता यही सरफेस है, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी वेस्ट है उसके बाहर आने का रास्ता यही है। अब जितना जितना हमारे सेल का ये सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, अंदर की चीजें ज्यादा बढ़ रही है, अंदर की चीजें, अंदर की स्पेस ज्यादा बढ़ रही है, चीजें ज्यादा बढ़ रही है, वहां पे जितना सेल बड़ा होगा उतना उसको रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा न्यूट्रिएंट्स का। अब वो उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को अंदर जाना है, राइट? न्यूट्रिएंट्स अंदर जाएंगे लेकिन अंदर जरूरत ज्यादा की है, एज कंपेयर टू सरफेस एरिया हमारा वॉल्यूम ज्यादा है, तो हमको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को अंदर डालना है, लेकिन सरफेस एरिया जहां से वो जा सकते हैं वो एज कंपेयर टू वॉल्यूम कम है। अब ऐसे समझ लो, अंदर लोग ज्यादा है लेकिन बाहर से सप्लाई कम है, तो अंदर के लोगों को सप्लाई कम मिल रही है। तो बताओ कि जिस सेल में अब न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की, तो बताओ क्या सेल ग्रो करेगी? नहीं करेगी। अगर हमारा जो सप्लाई है एसेंशियल्स का वो कम रहेगा तो अंदर सेल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी फर्दर। दैट्स व्हाई जब सरफेस एरिया कम हो जाता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम, अंदर वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, अंदर रिक्वायरमेंट ज्यादा हो रही है, क्योंकि अंदर ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं। अब ऐसे समझो, अंदर ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं, रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन अंदर आने का रास्ता उतना नहीं है, उतनी ज्यादा सप्लाई नहीं हो सकती, उस वजह से कुछ लोग भूखे रह जाएंगे। तो उसका मतलब है सेल साइज जो है वो रुक जाएगा, सेल फर्दर ग्रो नहीं करेगी। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ही डिटरमिन करता है कि एक सेल का साइज कितना होगा। तो as cell size increases, volume increases faster than surface area, causing a decrease in surface area volume ratio. A low surface area volume ratio limits efficient exchange, thereby restricting the maximum size of a cell. I hope this point is clear. मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सेल का साइज डिटरमिन करता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। अगर ये एक सेल है जो बाहर वाला सरफेस है जो एनवायरनमेंट के साथ
टच कर रहा है, इसको हम सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, ये चार साइड से जो भी एरिया है ये सरफेस एरिया है। और अंदर जो कुछ भी है स्पेस, दैट इज वॉल्यूम। अब जब सेल छोटी है, अंदर का वॉल्यूम कम है, अंदर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में हमारा सरफेस एरिया ठीक ठाक है, अच्छा बड़ा है। हमें अंदर का लोग बैठे हैं लेकिन सरफेस एरिया काफी है, सबको सप्लाई मिल रही है चीजों की, और सेल ग्रो कर रही है। ठीक है, सेल ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। ठीक, अब यही सेल बढ़ रही है, अब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अंदर की मटेरियल बढ़ रहे हैं, अंदर ज्यादा प्रोसेसेस हो रही है, फंक्शंस हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, रिक्वायरमेंट ज्यादा है। लेकिन हमारा जो सरफेस एरिया है वो एज कंपेयर टू वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं बढ़ता। उसकी वजह से एफिशिएंट ट्रांसफर नहीं हो पाता, अंदर जितने लोग बैठे हैं सबके लिए खाना नहीं पहुंच सकता। उस वजह से हमारे कुछ लोग भूखे रह जाते हैं, या आप कहो हमारे अंदर की सेल की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती और वो फर्दर ग्रो नहीं होती है। सो दिस इज व्हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिटरमिन्स हाउ मच अ सेल विल ग्रो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। इसको ऑप्शंस लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि लॉन्गेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में कौन सी है? इट्स द न्यूरॉन और नर्व सेल। आगे बढ़ते हैं। नीट 2020 का ही दूसरा सवाल, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स शो। हमने इससे पहले जो लेक्चर हमारा हुआ उसमें क्या पढ़ा था? उसमें पढ़ा था सेल नंबर के बारे में। वहां पर हमने बात की थी सेल नंबर के हिसाब से हमारे ऑर्गेनिजम्स दो तरह के हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मीन्स जो सिर्फ एक सेल से बने हैं, मल्टी सेल्यूलर मीन्स जो एक से ज्यादा सेल के बने हैं। तब मैंने बताया था जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है वो एक ही सेल के बने हैं, और वही एक सेल उनमें हर एक लाइफ फंक्शन, हर एक लाइफ प्रोसेस को करती है। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारी सेल्स है, बहुत सारी सेल्स के पर्टिकुलर स्पेसिफिक अपनी अपनी फंक्शन है, तो डिफरेंट फंक्शंस आर परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल्स। ओके, इसके एग्जांपल्स आप यहाँ पे याद रख सकते हो। यूनिसेल्यूलर में आप बैक्टीरिया याद रखोगे, आर्की बैक्टीरिया याद रखोगे, माइकोप्लाज्मा याद रख सकते हो। इसके अलावा आप इसमें अम्यूबा भी याद रख सकते हो। ये सारे वो ऑर्गेनिजम्स है जो एक ही सेल के बने हैं। पैरामीशियम, बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, जो एक ही सेल के बने हैं ऑर्गेनिजम्स, इनको यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और मल्टी सेल्यूलर जिनमें बहुत सारी सेल्स है, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, और हम ह्यूमंस भी, वी आर मल्टी सेल्यूलर। अब ये कह क्या रहा है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स शो, ऑप्शन ए, नो डिवीजन ऑफ लेबर। बताओ, क्या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर है? डिवीजन ऑफ लेबर मींस काम बटा हुआ है। कोई एक सेल पर्टिकुलर फंक्शन करती है, दूसरी सेल कुछ और फंक्शन करती है। उसी को जब ये काम बट जाए, अलग अलग सेल अलग अलग काम करे, उसको हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। ठीक है, तो बताओ मल्टी सेल्यूलर में ये कह रहा है देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, तो वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर है, काम बटा हुआ है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ये ऑप्शन भी गलत है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स तब बनते हैं, यहाँ पे सिर्फ सेल से नहीं बने हैं, यहाँ पे सेल्स ऑर्गेनाइज हो जाती है इनटू टिश्यूज, टिश्यूज ऑर्गेनाइज हो जाते हैं इनटू ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे सिर्फ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ पे सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम्स है। ओके, एंड द थर्ड ऑप्शन इज डिवीजन ऑफ लेबर। दिस इज द राइट आंसर। व्हाई? बिकॉज मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स शो डिवीजन ऑफ लेबर, जहाँ पे डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, वन सेल परफॉर्मिंग ऑल फंक्शंस, नो, इट्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो 2017 के नीट में पूछा गया है। द क्वेश्चन इज बाइकनकेव शेप ऑफ ह्यूमन आरबीसी हेल्प्स इन। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि आरबीसीज की कैसी शेप है। आरबीसीज की कैसी शेप है बेटा? आरबीसीज की बाइकनकेव शेप है, राइट?
आरबीसीज की बाइकनकेव शेप है। क्वेश्चन पूछ रहा है द बाइकनकेव शेप ऑफ ह्यूमन आरबीसी हेल्प्स इन। अगर आरबीसीज की ये शेप है तो ऐसी क्यों है, इससे आरबीसीज को क्या फायदा मिलता है, ये मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। आप एक आटे का पेड़ा ले लो बेटा, ठीक है। एक आटे का पेड़ा ले लो, गोल गोल, उसको प्लेट पे रखो। तो बताओ वो प्लेट का कितना सरफेस टच कर रहा है, वो सरफेस कितना टच कर रहा है। अब जो सरफेस सराउंडिंग के साथ है उसी को हम सरफेस एरिया कहते हैं ना। अब जब आप गोल गोल पेड़ा बना रहे हो तो वो कितना एरिया प्लेट का टच कर रहा है, अ सर्टन पार्ट, ओके, कुछ भी। लेकिन अगर आप इसी पेड़े को बीच में दबाओ ताकि वो बीच में थोड़ा पतला हो जाए और बाहर की तरफ वो फूल जाए, तो उसका एरिया बढ़ता है। अब बताओ उस दबे हुए पेड़े को आप प्लेट पे रखोगे तो वो पहले से कम जगह लेगा कि ज्यादा जगह पकड़ेगा? वो ज्यादा जगह पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ तो वो अपनी सराउंडिंग के साथ या जहां पे हम जिस प्लेट पे रख रहे हैं उसके साथ ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आएगा। सरफेस एरिया वही तो है, राइट। तो अब वो बाइकनकेव शेप जो बन रही है वो ज्यादा एरिया पकड़ रही है। अब आरबीसीज की शेप गोल क्यों नहीं है, बाइकनकेव क्यों है? बाइकनकेव होने से उसमें जस्ट लाइक दैट पेड़ा, बाइकनकेव होने से इसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। अब ये सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है बेटा? फास्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पे तो कोई असर नहीं पड़ता। increase surface area for gas exchange, this is the right answer। protection of nucleus नहीं है, storage of hemoglobin नहीं है, इसका आंसर है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। मैंने पहले ही बता दिया, जब हम पेड़े को दबाएंगे बीच में उसका बाइकनकेव शेप बनेगा और जब हम उसको प्लेट पे रखेंगे वो ज्यादा जगह पकड़ेगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। अब इस सरफेस एरिया के बढ़ने से क्या होगा? अब हमारा आरबीसी पहले अगर वो गोल होता तो वो कितना ऑक्सीजन अंदर लेता? कम, है ना। वो कम, क्योंकि उसमें कम सरफेस है जहां से ऑक्सीजन अंदर जा सकता है। लेकिन अब जब उसी की बाइकनकेव शेप बन रही है मींस उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो ज्यादा सरफेस है ऑक्सीजन जहां से अंदर जा सकता है। तो इस शेप की वजह से आरबीसी को ये फायदा मिलता है कि इसका सरफेस एरिया बढ़ता है जिसकी वजह से ज्यादा अंदर ऑक्सीजन जा सकता है। और आरबीसी का काम तो ऑक्सीजन पहुंचाना है हमारी सेल्स को, हमारी टिश्यूज को, राइट। तो ये शेप हेल्प करता है आरबीसी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने में। आई होप ये आपको समझ में आ गया। और एक बात यहाँ पे जो आप याद रखोगे, जो ये बाइकनकेव शेप है मींस मिडिल में, बीच में ये थोड़ी थिन होती है। कैसी होती है बेटा? थिन होती है। ये जो थिन हो जाता है बीच में उसकी वजह से भी एफिशिएंट गैस एक्सचेंज होता है। लाइक जो आरबी जो ऑक्सीजन है वो इजीली डिफ्यूज हो पाती है और आरबीसी के अंदर जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है। तो आप हमेशा के लिए ये चीज याद रखोगे, बाइकनकेव शेप आरबीसी की क्यों है? क्योंकि वो हेल्प करता है आरबीसी को ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसफर करने में। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो एक आपने सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सीखा, सेल साइज कैसे लिमिट होता है, किस फैक्टर से लिमिट होता है, इट इज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। एंड सेकेंड थिंग जो आपने आज सीखी वो ये कि आरबीसी की बाइकॉनकेव शेप क्यों है, उससे आरबीसी को क्या हेल्प मिलती है, क्या फायदा मिलता है। वो ये कि आरबीसीज एफिशिएंटली गैस ट्रांसफर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इंक्रीज हो जाता है सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल पे, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल को देखेंगे इन डिटेल। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।